क्लास 9 साइंस अध्याय 5 जीव, जिसको सजीव भी कहते हैं। सजीव कितने होते हैं? तो दो प्रकार के होते हैं, एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव। एक कोशिकीय जीव वैसे जीव जो एक कोशिका के होते हैं, एक कोशिका के बने होते हैं। वैसे जीव जो एक कोशिका से बने होते हैं उसे एक कोशिकीय जीव कहते हैं। और बहुकोशिकीय जीव वैसे जीव जो बहुत सारे कोशिकाओं द्वारा बने होते हैं उसे बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। एक कोशिकीय जीव में होता है कि इसका डिवीज़न ऑफ लेबर, यानी कि श्रम का विभाजन नहीं होता है, यानी एक ही कोशिका सारे काम करते हैं। लेकिन बहुकोशिकीय जीव में श्रम का डिवाइड होता है, यानी लेबर जो होता है अलग अलग कोशिका अलग अलग काम करते हैं। इसमें क्या होता है? श्रम का विभाजन। और इसमें एक ही कोशिका सारे काम करते हैं। अब कोशिका के प्रकार, यहाँ कोशिका के प्रकार देख रहे हैं कि कोशिका कई प्रकार के होते हैं। कोशिका कई प्रकार के होते हैं, जैसे यहाँ देख रहे हैं ये कोशिका है चिकनी पेशी कोशिका। इसको कहते हैं चिकनी पेशी, यानी मस्कुलर सेल कोशिका, चिकनी पेशी कोशिका। ये रुधिर कोशिकाएं, ये रुधिर कोशिकाएं, ये हैं रुधिर कोशिकाएं। इसे ब्लड, जैसे ब्लड बना हुआ है इसी कोशिका से। इसमें देखिए ये है, ब्लड के 3 कंपोनेंट होते हैं। ये प्लेटलेट्स, ये क्या है? प्लेटलेट। ये क्या है? क्या ये आरबीसी, ये और ये है डब्ल्यूबीसी, ये डब्ल्यूबीसी और ये आरबीसी। तो 3 तरह के इसमें होते हैं, एक प्लेटलेट, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी, रुधिर कोशिका। ये क्या है? तंत्रिका कोशिका, ये तंत्रिका कोशिका। नर्वस सेल, नर्व सेल, ये नर्व सेल। ये क्या है? अस्थि कोशिका, ये अस्थि कोशिका, यानी बोन सेल। बोन इसी सेल का बना होता है, बोन इसी सेल के मिलने से क्या होता है कि हड्डियाँ बनती हैं, ये बोन सेल होते हैं। ये फैट सेल, इसको बोलते हैं फैट सेल, यानी वसा कोशिका, ये वसा कोशिका होते हैं। और ये है स्पर्म, यानी शुक्राणु, ये भी एक प्रकार की कोशिका। और ये अंडाणु, जिसे ओवम कहते हैं, एक ये कोशिका हो गई। तो देख रहे हैं इतने प्रकार की कोशिका, यहाँ चिकनी पेशी कोशिका, यहाँ रुधिर कोशिका, यहाँ तंत्रिका कोशिका, ये अस्थि कोशिका, फैट सेल, वसा कोशिका, स्पर्म सेल, शुक्राणु और ओवम, अंडाणु। कोशिकाओं के प्रकार में इतने प्रकार की कोशिकाएं होती है। मानव शरीर की विभिन्न कोशिकाओं को यहाँ दिखाया गया। मानव शरीर में जितने भी प्रकार की कोशिका पाई जाती है आपको यहाँ पर बताया गया है। एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव, इसके ऊपर थोड़ा सा और चर्चा करना आवश्यक होगा। तो एक कोशिकीय जीव के उदाहरण हैं, एक कोशिकीय जीव, इसके उदाहरण है एग्जाम्पल अमीबा, पैरामीशियम, ये एक कोशिका का बना होता है और इसमें सारे काम एक ही कोशिका करते हैं। सेल के अंदर जितने भी काम होते हैं वो एक कोशिका के द्वारा किया जाता है। कुछ इस तरह का अमीबा का ये चित्र है, अमीबा का चित्र इस तरह का। इसमें ये स्यूडोपोडिया, ये स्यूडोपोडिया जिसको कूटपात कहते हैं हिंदी में, ये हो गया न्यूक्लियस,
न्यूक्लियस केंद्रक, और ये साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म, और इसमें जगह जगह फूड वैक्यूल पाया जाता है। ये फूड वैक्यूल, जिसमें खाना जो होता है कोशिका के अंदर, इसमें इसका डाइजेशन होता है। ये फूड वैक्यूल में इसमें एंजाइम्स पाए जाते हैं जो इसका डाइजेशन करता है। तो अब देख रहे हैं कि एक कोशिका के अंदर ही सारा परफॉर्मेंस हो रहा है। और अब दूसरे तरह का है, दूसरा तरह का बहुकोशिकीय जीव, बहुकोशिकीय जीव। इसके एग्जाम्पल हैं मैन, काव, डॉग, एलिफेंट इत्यादि। जितने भी, और प्लांट भी बहुकोशिकीय में होते हैं। और इसमें जो होते हैं अलग अलग कार्य करने के लिए अलग अलग अंग होते हैं, यानी एक कोशिका मिलके और अंग का निर्माण करते हैं। और वो अंग जो होता है वो शरीर के अलग अलग कार्य का संपादन करते हैं। जैसे हार्ट का काम है ब्लड सप्लाई, पूरे शरीर को ये हार्ट ब्लड सप्लाई करता है। इसके बाद किडनी क्या करता है, रक्त, यानी ब्लड का शुद्धिकरण, ये काम किडनी के द्वारा किया जाता है। ये किडनी ब्लड का शुद्धिकरण करता है, हार्ट ब्लड को सप्लाई करता है पूरे शरीर में। आमाशय का कार्य होता है भोजन को पचाना। इस तरह से देखते हैं बहुकोशिकीय जीव में अनेक प्रकार के जो है अंग पाए जाते हैं, और वो अंग शरीर में अलग अलग कार्य को करते हैं। इस तरह से इसमें डिवीजन ऑफ लेबर देखा जाता है। डिवीजन ऑफ लेबर, श्रम का विभाजन। बहुकोशिकीय जीव में श्रम का विभाजन पाया जाता है। एनिमल सेल के स्ट्रक्चर के बारे में इसमें पढ़ना है। एनिमल सेल के स्ट्रक्चर, बनावट। तो ये एनिमल सेल का ये बनावट है। इसके बनावट में ये देखा जा सकता है कि सबसे ऊपर का ये जो लेयर है इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन, ये कोशिका मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन, ये बाहर का सबसे आउटर लेयर, इसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। तो ये सेल मेम्ब्रेन का क्या कार्य होता है, ये कोशिका को बाहरी जो वातावरण है उससे कोशिका को अलग रखता है। यानी एक कोशिका के दूसरे कोशिका से अलग रखने का काम क्या है, सेल मेम्ब्रेन का होता है। और ये सेमी परमिएबल या सेलेक्टिव परमिएबल होता है, जिसमें कुछ पदार्थ इसके अंदर आ जा सकते हैं। कोई सेलेक्टिव पदार्थ होता है जो इस मेम्ब्रेन के अंदर आ या बाहर जा सकता है। तो ये सेलेक्टिव या सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होता है। ये लाइसोसोम, ये देख रहे हैं लाइसोसोम, इसे आत्महत्या की थैली कहा जाता है। इसमें एंजाइम पाए जाते हैं, और ये एंजाइम जो होता है सेल का जो टूटा फूटा भाग होता है उसको क्या करते हैं, ये डाइजेस्ट करके उसको ख़त्म कर देता है, ताकि सेल में विषैला पदार्थ कुछ नहीं बने। तो इसका लाइसोसोम का काम क्या है, ये सेल को, टूटे फूटे सेल को डिजॉल्व करता है। इसमें इस तरह का एंजाइम पाया जाता है। इसमें क्या पाया जाता है, एंजाइम का काम क्या है, सेल को, टूटे फूटे या मरे हुए सेल को डाइजेस्ट कर देना, यही इसका मुख्य काम होता है। माइटोकॉन्ड्रिया ये पावर हाउस, इसको कहा जाता है पावर हाउस ऑफ सेल। यानी यहाँ जो है ऊर्जा का उत्पादन होता है। सेल में ऊर्जा जो होती है ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, और ये एटीपी के रूप में ये ऊर्जा इसमें स्टोर रहता है। जब आवश्यकता पड़ती है तो ये एटीपी जो है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इसका फुल फॉर्म एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एटीपी हुआ, और इसके रूप में ऊर्जा संचित रहता है। और जब आवश्यकता होती है तब ये माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा कोशिका को प्रदान किया जाता है। यहाँ देख रहे हैं ये न्यूक्लियस, ये है न्यूक्लियस क्या होता है, ये इस तरह का दोहरी मेम्ब्रेन होता है। न्यूक्लियस में दोहरा मेम्ब्रेन, यानी
2 लेयर का होता है और बीच बीच में ये छिद्र होता है। ये क्या होता है? छिद्र होता है। यहाँ से छिद्र होता है। कोई भी अंदर का साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस से बाहर और बाहर का साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस से अंदर इस पोर से जा सकता है। तो ये हो गया न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस जो होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के चारों तरफ से घिरा रहता है और न्यूक्लियस के अंदर होता है एक ये संरचना जिसको न्यूक्लियोलस कहा जाता है। इसके बाद इसमें देखेंगे यहाँ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको SER शॉर्ट में SER कहा जाता है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये प्रोटीन और वसा का निर्माण करते हैं और इसमें अनेक तरह के एंजाइम बनाने का काम करते हैं। ये एंजाइम भी बनाते हैं। इसका मोटा मोटी यही काम है। प्रोटीन और वसा का संश्लेषण में, एंजाइम बनाने में काम होता है और हार्मोन इत्यादि भी इसी से तैयार होते हैं। इसका ये वैक्यूल है। इसके बाद सेंट्रोसोम। ये सेंट्रोसोम यहाँ देख रहे हैं। सेंट्रोसोम का काम है, ये काम सेंट्रोसोम का होता है सेल डिवीज़न में। सेल डिवीज़न होता है उस टाइम में इसका महत्वपूर्ण रोल होता है सेंट्रोसोम का। इसके बाद यहाँ देख रहे हैं रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ इंडोप्लाज्मिक ये है स्मूथ, ये स्मूथ इंडोप्लाज्मिक, ये है रफ। रफ क्यों कहा गया? तो यहाँ पर देख रहे हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये स्ट्रक्चर यहाँ भी है, लेकिन इसमें छोटे छोटे दाने होते हैं इस पर, जिसको माइक्रोस्कोप से देखने पर खुरदरा दिखता है, इसलिए इसको रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा गया है। और इसमें ये जो है राइबोसोम, इसको राइबोसोम कहा जाता है। ये राइबोसोम ये इस पर सटे होते हैं। इसके बाहरी आवरण पर राइबोसोम का एक लेयर होता है जिसके कारण ये खुरदरा दिखता है। और ये राइबोसोम का काम होता है प्रोटीन सिंथेसिस में। इसका काम होता है प्रोटीन का सिंथेसिस करता है ये राइबोसोम। और इस इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम द्वारा जो है प्रोटीन जो होता है आवश्यकता अनुसार इस सेल को दिया जाता है। ये एक जाली की तरह की रचना है। ये जाली की तरह की देख रहे हैं रचना है। ये स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये रफ इंडोप्लाज्मिक। ये प्रोटीन और वसा का निर्माण करते हैं, ये एंजाइम बनाते हैं और हार्मोन में भी बनाने में ये आवश्यक होते हैं। इसका मुख्य काम होता है प्रोटीन का सिंथेसिस करने में। इसके बाद यहाँ देख रहे हैं ये राइबोसोम है, जो कि यहाँ पर देख रहे हैं कि झुंड में है। इसलिए जब राइबोसोम सिंगल होता है, अगर सिंगल इस तरह का राइबोसोम है तो इसको बोलेंगे राइबोसोम। जब ये इतने गुच्छे या झुंड में रहेंगे तो इसका पॉलीसोम के नाम से जानते हैं। इसको पॉलीसोम भी कहा जाता है। जब राइबोसोम इस तरह गुच्छे में होंगे तो पॉलीसोम, और राइबोसोम जब एक एक करके पूरे सेल में बिखरा होगा तो इसको राइबोसोम। और जब एक जगह पर अधिक मात्रा में राइबोसोम यहाँ पर देख रहे हैं जमा है, इसलिए इसको पॉलीसोम कहा जाता है। इसके बाद है पिनोसाइटोटिक वेसाइकिल। यहाँ जो होता है सेल जो होता है बाहर से प्रोटीन या पॉलीसेकेराइड को अंदर की तरह, प्रोटीन या पॉलीसेकेराइड को इस तरह से सेल जो है अंदर में निगल जाता है, इनगल्फ कर लेता है। तो ये इस तरह का रचना बन जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर। यहाँ से प्रोटीन और पॉलीसेकेराइड को सेल के अंदर भेजा जाता है। तो इस तरह से देख रहे हैं प्रोटीन और पॉलीसेकेराइड इसके अंदर जाता है। ये गोल्जी अपरेटस या गोल्जी बॉडी इसको कहा जाता है। और गोल्जी बॉडी का काम जो होता है इसका सिक्रीशन में ही होता है। और इसके बाद अब लगभग आप देख रहे हैं कि पूरे जो मुख्य से एनिमल सेल के जो भी कंपोनेंट हैं ये आपको यहाँ पर मोटा मोटी दिखा दिया गया है। अब इसके आगे का वीडियो दूसरे में देखेंगे हम। धन्यवाद।